तो नमस्कार बच्चों, हम वापस आ चुके हैं। अगला वीडियो लेके आपके पास कि क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट होगा। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ड्यूअल नेचर की बोर्स थ्योरी कैसे आई थी। उसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था वो था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहला रीजन ये था। पर उसके पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर होते क्या हैं, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा तो हमें आगे की जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो जैसा कि आपको दिख रहा है और नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज मेड अप ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर इसको हम 3D में दिखाने की कोशिश करें तो एक वेव अगर ऐसे बढ़ रहा है, एक वेव अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे बढ़ेगा और फिर सेम पॉइंट को उससे आके मिलेगा। मतलब एक ऊपर नीचे जा रहा है और एक आगे पीछे जा रहा है, और इसी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है एक प्लेन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके बाहर आ रही होगी, जिसको कि हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही होगी। दूसरे पॉइंट में ये भाई साहब कहते हैं कि ये कंटिन्यूअसली रिलीजेस एनर्जी in the form of radiation, ये लगातार एनर्जी रिलीज करता है रेडिएशन के फॉर्म में। और वो रेडिएशन जो कि तीसरे पॉइंट पे हम बताएंगे, रेडिएशन ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। तीसरी बात इन्होंने क्या कही, रेडिएशन ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है। एंड नॉट ओनली दिस, एंड इंपॉर्टेंट बात, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। अभी तक जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा ये उल्टा चला गया, और इन्होंने बताया कि वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है बट इसको मीडियम की ज़रूरत एकदम नहीं पड़ती है। तो ये बात है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमें पता चला, बट आखिरकार वेव होता क्या है। वेव को थोड़ा अगर अच्छे से समझें, उससे दोस्ती यारी की जाए, तो आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ अ वेव और क्या होती हैं ऐसी चीज़ें जो वेव को डिफाइन करती हैं। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं तो हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर पता चलनी चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि कोई स्प्रिंट अच्छा है या नहीं है, या कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई खाना अच्छा है या नहीं है, तो डिपेंड करेगा उसका टेस्ट कैसा था। अगर क्रिस्पी ऑर्डर किया है तो क्रिस्पीनेस कैसी थी, कितने देर तक उसका मुंह में स्वाद रहा। तो वैसे ही हम जब वेव की बात करते हैं तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें ध्यान देना है। तो पहले हम एक वेव बना देते हैं और फिर आपको समझाते हैं। सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट चीज जो आती है वो होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है, और वेवलेंथ एक हाईएस्ट पॉइंट से दूसरे हाईएस्ट पॉइंट, या तो एक लोएस्ट से दूसरे लोएस्ट, इनके बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। सो द डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स, क्रेस्ट इस ऊपर वाले को बोलते हैं, और टू ट्रफ्स, इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी बैठे हैं जिनके क्लास का ये है भी नहीं, दिखाएंगे उनको आपको वीडियो के अंतिम में। वेवलेंथ के बाद दूसरा आता है टाइम पीरियड, और क्योंकि ये टाइम है तो इसको टी से दिखाते हैं। हाँ, दूसरी बात, इसकी यूनिट होती है मीटर, जनरली मीटर और सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है।
टाइम पीरियड होता है एक वेवलेंथ कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में या फिर यहाँ से यहाँ जाने में, मतलब जिस पोजीशन से स्टार्ट किया वापस वहीं पे पहुँचने में जितना टाइम लगेगा। जैसे मेरी ओरिजिनल पोजीशन ये है, तो यहाँ पे गए वेव के फॉर्म में और फिर यहाँ से वापस यहाँ आ गए, तो इसमें जितना टाइम लगा होगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। सो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन या फिर कवर वन वेवलेंथ, इसको क्या कहते हैं बच्चों, टाइम पीरियड कहते हैं। और क्योंकि ये टाइम है तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है सेकंड होगी। अब इसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को F से दिखाया जाता है, न्यू से दिखाया जाता है, दोनों चीज से दिखाया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी कहता है डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में हम जितनी दूरी तय करेंगे वो कहलाएगा फ्रीक्वेंसी, और इसका फॉर्मूला होता है 1/t और इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। क्योंकि इसको साइंटिस्ट जो थे वो हर्ट्ज थे जिन्होंने इसको खोजा था। फ्रीक्वेंसी के बाद अगला आता है वेव नंबर। वेव नंबर को न्यू के ऊपर बार से दिखाया जाता है और ये कहता है डिस्टेंस, कुछ एक चीज और बता देते हैं, डिस्टेंस या तो वेव कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। वेव नंबर कुछ नहीं होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/वेवलेंथ। ठीक है, तो इतनी चीजें होती हैं जो एक वेव के बारे में आपको सारी जानकारी देती है। तो ये जो थ्योरी थी, इस थ्योरी में बहुत सारी चीज़ों को बता दिया था, जैसे कि डिफ्रैक्शन के बारे में बता दे रही थी, रिफ्लेक्शन के बारे में बता दे रही थी, पर ये कुछ चीज़ों के बारे में नहीं बता पा रही थी। और जिस चीज़ों को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता है वही होते हैं उसके ड्रॉबैक्स। जैसे रदरफोर्ड में आपको ड्रॉबैक बताया गया था क्वांटम थ्योरी का, तो ये क्या क्या नहीं बता पाया। इट could not explain, सबसे पहली और बड़ी चीज थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अब बच्चों इमेजिन करिएगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। जैसा कि अभी बाहर बहुत बर्फ पड़ रही है, आपको पता होगा, तो इस बर्फ में, इस ठंडी में अगर हम ब्लैक कपड़ा पहन के जाते हैं तो हमें ज़्यादा ठंडी लगती है। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ छपरी होते हैं जिन्हें ब्लैक ज़्यादा पसंद होता है, वो कहते हैं कि नहीं, नीचे ब्लैक, ऊपर ब्लैक, बाल ब्लैक, फ्यूचर ब्लैक, सब ब्लैक करते जाते हैं। पर इस गर्मी में कोशिश की जाती है कि डार्क कलर्स या ब्लैक कलर्स ना पहने जाए। उसका रीज़न क्या होता है कि वो एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है। आप एक ब्लैक कलर और एक लाइट कलर पहन के देखिए, थोड़ी देर बाद उसको टच करिए। आप लोग बाइक पे अगर बाइक चलाते होंगे आप लोग, या स्कूटी चलाते होंगे, तो अगर आप उसे धूप में रख देते हैं, फिर आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद अगर आप आएंगे, उस पर अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत ही मज़ा आता है, आनंद ही आनंद। तो वही होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इन्होंने क्या बोला कि इफ़ वी हैव अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अब इसको हम पूरा कलर तो नहीं करेंगे, या कोशिश करते हैं कलर करने की, थोड़ा सा बच जाएगा तो गुस्सा, हम बॉडी छोटी कर देते हैं, बॉडी छोटी कर देंगे तो कलर जल्दी हो जाएगा। क्या टेक्निक? तो इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो रेडिएशन एमिट करेगी, क्योंकि गर्म होने के बाद वो हीट एनर्जी रिलीज भी तो करेगी, जो कि इसका पहला पॉइंट भी था। तो अगर वो वेव के फॉर्म में है, आप इमेजिन कीजिए वेव इज अ रस्सी, ओके, तो अगर वेव के फॉर्म में रिलीज होगा तो लगातार रिलीज होगा, मतलब अगर इससे रिलीज होना स्टार्ट हुआ तो लगातार होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। अगर हम किसी बंद एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये एक रस्सी है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये मेरा हाथ एक ब्लैक बॉडी है, इसके अंदर ये भरी हुई है, बस मुझे तो अगर इसमें से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हुई तो जब तक एनर्जी खत्म नहीं होगी, जब तक रेडिएशन खत्म नहीं होगा, तब तक ये लगातार बिना किसी टाइम लैग के निकलता जाएगा।
टाइम लैग नहीं हो रहा है, लगातार निकल रहा है। पर यहाँ पे हुआ क्या कि जब रेडिएशन निकल रहा था तो इन द फॉर्म ऑफ स्पर्ट्स निकला। स्पर्ट्स मतलब जैसे अगर हम बंदूक से गोली मारेंगे, ये देखिए ये भी यहाँ पे भूत आ गया है, अभी देखते हैं इसको क्या हुआ है, डरिएगा नहीं। तो इस कोई है कि बाद हम वापस आ चुके हैं। तो जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल थोड़ी थोड़ी देर बाद निकलेगा। जैसे कि अगर हम बंदूक से गोली मारते हैं किसी को, तो गोली बहुत स्पीड में तो निकलेगी पर उसमें थोड़ा सा टाइम डिफरेंस ज़रूर रहेगा। एक गोली निकली फिर थोड़ी अगली गोली निकलने में थोड़ा टाइम होगा। तो अगर हम वेव कंसिडर करते हैं तो वो वेव लगातार निकलती ही जाएगी बिना टाइम लैग के। ये बात शायद आप लोगों को समझ में आ रही होगी। पर अगर वो वेव नहीं होगा तो टाइम लैग देगी। और हम क्या मान रहे थे कि वेव नेचर ही होता है सारे मैटर का, सारे रेडिएशन का। पर यहाँ पे ऐसा ना निकल के टाइम लैग के साथ निकल रही थी। और अगर ये टाइम लैग के साथ निकल रही थी तो डज नॉट सपोर्ट वेव थ्योरी, डज नॉट सपोर्ट वेव थ्योरी। और सबसे बड़ा कष्ट हमें यही हुआ क्योंकि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हमने माना क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसके फॉर्म में ट्रैवल करेगी, हमेशा वेव के फॉर्म में। पर वेव के कैरेक्टरिस्टिक भी फिर उसके पास होने चाहिए। तो कुछ चीज़ों को तो वो एक्सप्लेन कर रही थी, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, डिफ्रैक्शन को, बट उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं एक्सप्लेन किया, जिसके कारण हमारा शक बढ़ता गया और हमने डुअल नेचर मतलब पार्टिकल और वेव नेचर दोनों पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। तो वीडियो लंबा होता जा रहा है, आप बोर हो रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 15 अगस्त तक 1000 सब्सक्राइबर होने की आशा है, देखते हैं क्या होता है। बाय बाय। और ये हैं हमारे स्टूडेंट साहब।